दोस्तों एक बहुत बढ़िया एक खोज हुई है जिसमें पता चला है कि अर्थ इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और सच बताऊं तो इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। तो इस बारे में मैंने थोड़ा जानकारी जुटाई और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है, आपको मज़ा आ जाएगा। और एंड में मैंने कुछ क्वेश्चन से हैं जो कि मेरे माइंड में आए थे कि ऐसा नहीं ऐसा हो तो क्या होगा, तो उनके मैंने जवाब भी दिए हैं। तो मज़ा आने वाला है, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर दो। तो पहले एक समरी टाइप में आपको बता देता हूँ कि क्या मैटर क्या है। तो हमें स्कूल के दिनों से सिखाया गया है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, जो दिन और रात के साइकिल को बनाता है। लेकिन अगर हम साइंटिस्ट के नज़रिए से अभी के सोलर सिस्टम में पृथ्वी के मूवमेंट को समझने की कोशिश करें तो पता चलता है कि हमारे ग्रह जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे हैं। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो साइंटिफिक टर्म में पृथ्वी और सूर्य दोनों एक कॉमन सेंटर ऑफ मास, जिसे बैरे सेंटर कहते हैं, के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। मतलब पृथ्वी भी और सूर्य भी, ये बैरे सेंटर सूर्य के सेंटर से थोड़ा सा दूर होता है। बैरे सेंटर का कॉन्सेप्ट, जब हम कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, हम सिंप्लीफाइड वर्जन समझते हैं। असल में सूर्य और पृथ्वी और बाकी प्लैनेट्स एक कॉमन बैरे सेंटर के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये पॉइंट सूर्य के सेंटर के अंदर भी हो सकता है और सूर्य के बाहर भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सूर्य भी थोड़ा वबल करता है जब पृथ्वी उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। ये वबल काफ़ी स्मॉल होता है और इसीलिए हमें ये डायरेक्टली दिखाई नहीं देता। सोलर सिस्टम का कॉम्प्लेक्स डेंस, तो सूर्य और पृथ्वी का बैरे सेंटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना सिर्फ एक एग्जाम्पल है। पूरे सोलर सिस्टम में हर प्लेनेट और सूर्य मिलकर अपना बैरे सेंटर क्रिएट करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स ग्रेविटेशनल डेंस का रिजल्ट ये होता है कि हर बॉडी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो सोलर सिस्टम में सूर्य सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसका मास जुपिटर से 1048 टाइम्स ज़्यादा है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल पुल पृथ्वी सूर्य पर डालती है वो उतना ही या उससे छोटी अमाउंट में सूर्य भी पृथ्वी पर डालता है। तो इसका मतलब है कि दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, चाहे उनका साइज और मास कितना भी डिफरेंट हो। ये इंटरेक्शन पृथ्वी और सूर्य के बीच एक बैलेंस्ड सिस्टम क्रिएट करता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पृथ्वी से सूर्य पर एक आदित्य L1 मिशन भेजा गया था। L1 का मतलब ही लैग्रेंजियन पॉइंट L1 ऐसा कुछ था। मतलब तो वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट एक स्टेबल सिचुएशन थी पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जहाँ पर आपका सैटेलाइट अगर टिक गया तो वहाँ से न वो पृथ्वी की तरफ खींचेगा न वो सूर्य की तरफ खींचेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के बैलेंस के कारण। तो अब ये पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो सभी ग्रहों का मिला लें, उपग्रहों का मिला लें, सूर्य का मिला लें, तब जो एक सेंटर बनता है ना, वो बैरे सेंटर होता है। वो भी ग्रेविटेशनल बैलेंस का पॉइंट होता है। केपलर्स थर्ड लॉ, तो नासा के मुताबिक केपलर का थर्ड लॉ ये डिस्क्राइब करता है कि दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके मासेस और ऑर्बिटल पैरामीटर्स का क्या रिलेशनशिप होता है। केपलर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दो ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट टाइम उसके मासेस पर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला है p² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³, जहाँ p ऑर्बिटल पीरियड है और a सेमी मेजर एक्सिस है, जो ऑर्बिट का साइज डिफाइन करता है कि कितना ऑर्बिट बड़ा है छोटा है। ये लॉ ये बताता है कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस और उनके ऑर्बिट का साइज जाने तो हमें उनके ऑर्बिटल पीरियड को एक्यूरेटली डिटरमाइन करने में मदद मिलेगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है इसका, तो इस लॉ का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सूर्य और पृथ्वी का रिलेशनशिप है। पृथ्वी का ऑर्बिट सूर्य के इर्द गिर्द 365.25 डेज लेता है, जो केपलर लॉ के अकॉर्डिंग परफेक्टली फिट होता है। पृथ्वी और सूर्य का मास और डिस्टेंस, जब हम किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की बात करते हैं ना, तो उसमें दो जो प्लैनेट्स हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच की डिस्टेंस के बारे में बात होती है, रेडियस के बारे में बात होती है, चाहे वो किसी भी उपग्रह हो या ग्रह हो या सन हो, उसके बारे में हो, और मास के बारे में, इन्हीं के बारे में बातें चलती है। तो यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी और सूर्य का मास और डिस्टेंस एक प्रिसाइज ऑर्बिटल जो पीरियड है वो क्रिएट करता है। तो क्या महत्व है मास और डिस्टेंस का, जो ऑर्बिट है ना उसको क्रिएट करने में, जो हमें दिन और रात और सीजन का एक्सपीरियंस करने देता है। अब ग्रेविटेशनल बैलेंस, तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें बताती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच ग्रेविटेशनल बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का स्मॉल मास और सूर्य का ह्यूज मास मिलकर एक स्टेबल ऑर्बिट क्रिएट करता है, जो सोलर सिस्टम का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। तो अभी तक जो हमने देखा है, इससे क्या निष्कर्ष निकला, तो कंक्लूजन में सूर्य और पृथ्वी के बीच ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बैलेंस्ड सिस्टम
क्रिएट करता है जहां दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। केपलर्स थर्ड लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस और उनके ऑर्बिटल पैरामीटर्स का रिलेशनशिप क्या होता है। चिंता मत कीजिए, आपके दिमाग में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो एंड में मैं सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है। पहले आपको ये बताया गया था कि ये बैरोसेंटर कैसे बनना है, क्या इसका महत्व है, क्या चीज़ें हैं ये सब। तो अब क्या है कि अभी के टाइम में बैरोसेंटर सूर्य के बाहर है और उसके अंदर नहीं है, इसलिए पृथ्वी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सूर्य के इर्द गिर्द ऑर्बिट नहीं कर रही। इसका मतलब है कि हमारा ग्रह स्पेस में एक पॉइंट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, सूर्य के नहीं। करेंटली बैरोसेंटर सूर्य के सेंटर के बाहर है, जो ये दिखाता है कि पृथ्वी और बाकी प्लैनेट्स एक न्यू पॉइंट इन स्पेस के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, ना कि डायरेक्टली सूर्य के। इस न्यू पॉइंट को बैरोसेंटर कहते हैं, जो सूर्य और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज के कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एग्जिस्ट करता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन बाय जेम्स ओ डोनाग्यू। तो प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमर और साइंस कम्युनिकेटर जेम्स एक्सप्लेन करते हैं कि प्लैनेट्स जनरली सूर्य के इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं, लेकिन टेक्निकली वो सिर्फ सूर्य को ऑर्बिट नहीं करते, क्योंकि जुपिटर और बाकी प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस भी होता है। इस वजह से प्लैनेट को एक नई जगह स्पेस में ऑर्बिट करना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग ऑर्बिटल डायनेमिक्स। तो ये अंडरस्टैंडिंग बताती है कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स और सूर्य का रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। सूर्य का मास बहुत बड़ा होने के या फिर बहुत ज़्यादा होने के बावजूद जुपिटर और बाकी प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल पुल इतना सिग्निफिकेंट होता है कि बैरोसेंटर सूर्य के बाहर शिफ्ट हो जाता है। तो अब इन बातों से क्या कंक्लूजन निकलता है? तो अभी के वक्त में बैरोसेंटर सूर्य के बाहर है और पृथ्वी टेक्निकली एक पॉइंट इन स्पेस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, न कि सिर्फ सूर्य के। सिर्फ सूर्य के, ये वर्ड ध्यान में रखना। जब हम कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द ऑर्बिट करती है, तो टेक्निकली ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। सूर्य का मास और बाकी प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एक कंबाइंड बैरोसेंटर क्रिएट करता है, जो अक्सर सूर्य के सेंटर से बाहर होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे जब हम छोटे ऑब्जेक्ट जैसे प्लैनेट्स और उनके मून्स को देखते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट उन पर भी अप्लाई होता है। पृथ्वी और चंद्रमा एक पॉइंट के इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं, जो पृथ्वी के सेंटर से 5000 किलोमीटर या फिर 3100 माइल्स दूर है। ये पॉइंट भी तब चेंज होते रहते हैं जब चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता रहता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये बैरोसेंटर चेंज होते रहते हैं। हो सकता है कभी ये बैरोसेंटर जो है वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाए, हो सकता है थोड़ा अंदर भी आ जाए। स्टार प्लैनेट सिस्टम। तो नासा के मुताबिक अगर एक स्मॉल स्टार एक मोर मैसिव स्टार के इर्द गिर्द, दोनों स्टार की बात हो रही है अब, कि इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, तो दोनों स्टार्स एक्चुअली एक कॉमन सेंटर ऑफ मास या बैरोसेंटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ये प्रिंसिपल नो मैटर व्हाट द साइज और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हमेशा अप्लाई होता है। और स्टार के मोशन को उसके बैरोसेंटर के इर्द गिर्द मेजर करके काफ़ी बार प्लैनेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया गया है। ये टेक्निक डिस्टेंट स्टार के साथ एसोसिएटेड प्लैनेटरी सिस्टम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो पृथ्वी और बाकी प्लैनेट्स का मोशन भी सिमिलर बैरोसेंटर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ गैस जाइंट्स। जुपिटर और सैटर्न जैसे मैसिव प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल पुल इतना सिग्निफिकेंट होता है कि वो सोलर सिस्टम के बैरोसेंटर को सूर्य के सेंटर से बाहर शिफ्ट कर देते हैं। ये फेनोमेनन दिखाता है कि इवन थ्रो सूर्य का मास काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा है, पर फिर भी गैस जाइंट का इन्फ्लुएंस सूर्य के बैरोसेंटर को इम्पैक्ट करता है। और ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आप अपने सोलर सिस्टम तक सीमित मत रखना, पूरे यूनिवर्स में लागू होती हैं ये बातें। एस्ट्रोनॉमर्स बैरोसेंटर के कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट भी करते हैं। तो अब क्वेश्चन की बारी आती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है और बाकी प्लैनेट्स है बैरोसेंटर के चक्कर लगाते हैं, तो क्या वो बैरोसेंटर के चक्कर लगाते हैं या फिर सन और बैरोसेंटर दोनों के चक्कर लगाते हैं? और सेकंड क्वेश्चन है, क्या ऐसा हमारे सोलर सिस्टम के साथ होता है या फिर सभी सोलर सिस्टम के संग ऐसा ही होता है? तीसरा क्वेश्चन है कि क्या ये अभी हुआ है या हमेशा से ऐसा ही था? चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हमने सुना है कि जैसे कोई भी गैलेक्सी होती है उसमें एक मैसिव सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, तो सब उसके चक्कर लगाते हैं, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पर बैरोसेंटर की अपने इसके सूर्य के जो पास है। तो क्या सिर्फ हम उसके चक्कर लगा रहे हैं या फिर ये सब मिलकर उस सुपरमैसिव ब्लैक होल के भी चक्कर लगा रहे हैं? क्या उस सुपरमैसिव ब्लैक होल के चक्कर लगा रहे हैं या फिर उसका भी कोई बैरोसेंटर है अगल बगल, उसके चक्कर लगा रहे हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इतने सारे बैरोसेंटर हो गए, तो क्या पूरे यूनिवर्स का भी कोई बैरोसेंटर होता है या नहीं? शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बैरोसेंटर चेंज होते रहते हैं, ऑर्बिटल जैसे रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स उसके अकॉर्डिंग। तो हर सोलर सिस्टम में बैरोसेंटर होता है, तो हर एक सोलर
सोलर सिस्टम में बैरोसेंटर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जब भी दो या ज़्यादा सेलेशियल बॉडीज़ जैसे कि स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, मून्स हो गए, एक दूसरे की ग्रेविटेशनल पुल में होते हैं, तो वो एक कॉमन सेंटर ऑफ मास या बैरोसेंटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में नहीं बल्कि हर सोलर सिस्टम में अप्लाई होता है। क्या ये अभी ऐसा हुआ है या हमेशा से ऐसा था? तो ये हमेशा से ऐसा ही था। जब से सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ है तब से ही प्लैनेट्स और सूर्य एक बैरोसेंटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहे हैं। ये सेलेशियल मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है और ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करता है। अब है कि अर्थ और बाकी प्लैनेट सिर्फ बैरोसेंटर के चक्कर लगा रहे हैं या फिर सूर्य और बैरोसेंटर दोनों के? तो टेक्निकली प्लैनेट्स बैरोसेंटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म में ये जनरली लगता है कि वो सूर्य के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम का बैरोसेंटर सूर्य के सेंटर के बहुत क्लोज होता है, स्पेशली जब हम बाकी छोटे प्लैनेट्स को कंसीडर करते हैं। जुपिटर जैसे मैसिव प्लैनेट के केस में बैरोसेंटर सूर्य के बाहर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी प्लैनेट सूर्य और बैरोसेंटर दोनों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक है। अब गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स, तो हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। गैलेक्सी के स्टार और सोलर सिस्टम जनरली गैलेक्सी के बैरोसेंटर के इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं, जो ऑफन सुपरमैसिव ब्लैक होल के नियर बाई होता है। हमारा सोलर सिस्टम भी मिल्की वे गैलेक्सी के बैरोसेंटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है जो सैजिटेरियस ई के पास है। लेकिन ये सोलर सिस्टम का इंटरनल डायनामिक्स जिसमें सूर्य और प्लैनेट्स बैरोसेंटर के इर्द गिर्द मूव करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूनिवर्स का बैरोसेंटर है कि नहीं। तो अभी तक साइंटिफिक नॉलेज के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का कोई सिंगल बैरोसेंटर नहीं होता है। यूनिवर्स कंस्टेंटली एक्सपेंड कर रहा है और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं ड्यू टू डार्क एनर्जी। कैसे जा रही हैं डार्क एनर्जी के हिसाब से, तो इसके ऊपर अगर आप कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। इसलिए एक सिंगल बैरोसेंटर जिसके चक्कर सारी गैलेक्सीज, सन्स, प्लैनेट और ब्लैक होल्स लगाते हो, ये कॉन्सेप्ट करेंटली एक्सेप्टेड कॉस्मोलॉजी के साथ अलाइन नहीं होता। लेकिन लोकल स्केल पर जैसे इंडिविजुअल गैलेक्सी हो गई, गैलेक्सी क्लस्टर हो गई, उनके साथ बैरोसेंटर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अब है कि बैरोसेंटर क्यों बनते हैं? तो बैरोसेंटर ग्रेविटेशनल बैलेंस का एक रिजल्ट है। ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है जहां दो या ज़्यादा बॉडीज़ का कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस होता है। इस पॉइंट के इर्द गिर्द बॉडीज एक स्टेबल ऑर्बिट मेंटेन कर सकती हैं। बैरोसेंटर सन के पास ही क्यों बनता है? तो हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य का मास बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। इस वजह से बैरोसेंटर जनरली सूर्य के पास होता है। मास और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बैरोसेंटर सूर्य के अंदर भी बन सकता है, सरफेस पर भी बन सकता है और बाहर भी हो सकता है। और हमारे सोलर सिस्टम में बाहर इसलिए क्योंकि जुपिटर और सैटर्न जैसे जाइंट प्लैनेट्स हैं, इनका जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके कारण वो थोड़ा बाहर शिफ्ट हो गया है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी के बैरोसेंटर के अराउंड भी मूव करता है। ये मोशन बहुत स्लो है और एक कंप्लीट ऑर्बिट करने में करोड़ों साल लगते हैं। तो मतलब ड्यूअल चक्कर हो गया। एक तो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स सन के जो बैरोसेंटर है उसके भी चक्कर लगा रहे हैं, और जो गैलेक्सी है उसका जो ब्लैक होल है, सुपरमैसिव ब्लैक होल है, उसका जो बैरोसेंटर है उसके भी चक्कर लगा रहे हैं। और अगर उपग्रह की भी बात करें ना, तो उपग्रह पृथ्वी और पृथ्वी का जो बैरोसेंटर बनता है उसके चक्कर लगा रहा है। तो वो तो ट्रिपल चक्कर पे चक्कर ऐसे बनते जाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर समझ में नहीं आया, वैसे तो मैंने काफ़ी सिंपल करके समझाया है, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो एक दो बार वीडियो देख लेना, रिपीट करके आपको सब समझ में आ जाएगा। और अब एक नई टेक्नोलॉजी दोस्तों बन गई है कि मरने के हज़ारों साल बाद भी हम जिंदा हो सकते हैं, जैसे कि पैसेंजर मूवी में दिखाया गया था। और अब हम मून पर घर भी बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही सॉलिड होंगे, आपको ऑक्सीजन, फूड सब कुछ देंगे। ऐसी बहुत सारी वीडियोस के बारे में मैंने अपने चैनल पर बताया है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा।